आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 2 और यूनिट 2 का चैप्टर 3, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। चैप्टर 3 का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर 3 जो है वो कवर हो जाएगा। चैप्टर 3 हमारा है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल से स्टडी कर लिया क्या क्या मूवमेंट्स जो थे वो 19th सेंचुरी के अंदर चले। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मेन कैरेक्टर को। ठीक है, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे जिन्होंने जो ये सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स को चलाया था, उन सभी कैरेक्टर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, प्लस वेबसाइट पे जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा जो है नाम लिया जाता है सोशल इविल्स और रिलीजियस इविल्स को समाज से हटाने के लिए। राजा राम मोहन रॉय को ये कहा जाता है कि जो आधुनिक समाज था, जो मॉडर्न समाज था, इसकी जो धरोहर है, इसको स्थापित करने के लिए इनका बहुत बड़ा नाम जो है वो लिया जाता है राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने बहुत संघर्ष किया था समाज से इन बुराइयों को हटाने के लिए। जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, इनको समाज से किस प्रकार से उखाड़ फेंकना है, इनके लिए इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन काल में। इन्होंने ही अमिती सभा की जो है स्थापना की थी, जो बाद में आगे जाकर ब्रह्म समाज के नाम से आगे जाकर फेमस हुई थी। और टैगोर ने इनके लिए कहा था कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अपनी एक आवाज़ उठाई थी। इन सभी सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ सबसे पहली जो आवाज़ निकल कर आई थी वो आई थी राजा राम मोहन रॉय की। तो इनके लिए टैगोर ने ऐसा कहा था। और आधुनिक समाज का निर्माण करने में कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण रोल था, महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था, जिसके द्वारा आधुनिक समाज को स्थापित किया गया था। रॉय ऑल्सो एस्टैब्लिश, और जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने अमिती सभा की, मैंने बताया था आपको, अमिती सभा की इन्होंने सबसे पहले स्थापना की थी, जिसका जो काम था वो लोगों के बीच से धार्मिक बुराइयों को हटाना था, सोशल इविल्स को हटाना था। इस सभा का ये काम था लोगों को जागरूक करने का। तो और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का भी इसका सबसे बड़ा एक काम था। और अमिती सभा जो थी, इसी को बाद में जाकर बोला गया था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के नाम से ये बाद में फेमस हुई थी अमिती सभा। ठीक है, विच एम एट अपलिफ्टिंग द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, यानी इनका काम था जो समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको समाज में किस प्रकार से उनके अधिकारों को वापस दिलाया जाए, किस प्रकार से समाज में उनको उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए। इस सभा का, इस ब्रह्म समाज का ये काम था। इसके साथ साथ इसने ये सोशल इविल्स जितनी भी थी उसको हटाने के लिए काम किया, लोगों को जागरूक किया। सती प्रथा को हटाने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो राजा राम मोहन रॉय ने निभाया था। इन्हीं के कर कमलों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर एक रूल बनाया था जिससे सती प्रथा को जो है समाज से हटा दिया गया था। रॉय वाज ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम। इसके साथ साथ जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया था, और भारतीय समाज से जाति प्रथा को हटाने में इनका महत्वपूर्ण रोल था। अकॉर्डिंग टू हिम इट हैज़ डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ कंट्री। और इन्होंने कहा था कि जितनी भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक और धार्मिक बुराइयां, चाहे कास्ट सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो, सती हो, ये सभी चीज़ें भारतीय समाज को कमज़ोर करती है। भारतीय समाज में एकता को स्थापित करने में या फिर एकता को ये नुकसान पहुंचाती है, भारतीय यूनिटी को तोड़ती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यूनिटी को नुकसान पहुंचा रही थी ये सारी चीज़ें, कौन सी, जितनी भी सोशल और रिलीजियस इविल्स थी, ये सभी चीज़ें। इन्होंने इस बात पे जोर दिया था। इसके बाद मेन कैरेक्टर की बात करें तो विवेकानंद जी का नाम आता है। विवेकानंद ने कहा था, जो विवेकानंद का जो गोल था, जो इनका लक्ष्य था, इन्होंने कहा था कि देखिए, स्ट्रेंथ द यूथ ऑफ इंडिया बाय रिमूविंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। इनका मेन जो लक्ष्य था वो था भारत से फिजिकल और मेंटल वीकनेस को दूर भगाना, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से भारत के जितने भी व्यक्ति थे, भारत के जितने भी युवा थे, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना, स्वस्थ रहना इनका मेन उद्देश्य था। इन्होंने कहा था कि देखिए, जो स्ट्रेंथ है,
ठीक है। जो सुदृढ़ता है वो कहीं ना कहीं जिंदगी प्रदान करता है, और जो वीकनेस है वो एक मृत्यु के समान है। तो इनका ये कहना था कि अगर मनुष्य सुदृढ़ है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन जी सकता है, और अगर यदि वो वीक है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं मृत्यु के समान है। इनका कहना ये था। इसके साथ साथ इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी सोच थी उसका कड़ा विरोध किया था। ठीक है। इन्होंने जितने भी लेक्चर दिए, जितने भी विचार रखे, उन सभी विचारों के अंदर इन्होंने सोशल इविल्स की जो थी वो पुरजोर तरीके से बुराई की थी, और सोशल बुराइयों के साथ साथ इन्होंने धार्मिक बुराइयों का भी पुरजोर विरोध किया था। इन 1893 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद ने एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो शिकागो में हुआ था उसको इन्होंने अटेंड किया था। और वो जो कॉन्फ्रेंस था शिकागो के अंदर, वो था कल्चर और फिलोसफी के ऊपर। ठीक है। कल्चर और फिलोसफी के ऊपर वो जो कॉन्फ्रेंस चला था उसको अटेंड किया था भारत की तरफ से विवेकानंद जी ने। और अपने लेक्चर के अंदर इन्होंने कहा था, इन्होंने प्रूफ किया था कि देखिए जो हिंदुइज्म है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू जो हिंदुत्व है, वो किसी भी धर्म से और किसी भी अ, कोई भी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये किसी भी उससे जो है वो कमज़ोर नहीं है। किसी भी वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं उनसे वो कम नहीं है। तो इन्होंने हिंदुइज्म का इसको बढ़ावा दिया था और इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती का नाम लिया जाता है, जब भी आपने आर्य समाज का नाम सुना होगा तो आप दयानंद सरस्वती का नाम जरूर याद आएगा, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। और जो इनका मेन लक्ष्य था, जो इनका मेन जो गोल था, वो था रिफॉर्म हिंदू रिलीजियन एंड री एस्टेब्लिश्ड वैदिक रिलीजियन इन ट्रू फॉर्म्स। इनका जो मेन काम था वो था हिंदू धर्म की रक्षा करना और हिंदू धर्म को बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ जितने भी जो हमारे वेदों में जो चीज़ें लिखी गई है, ठीक है, जो वेदों में चीज़ें लिखी गई है उनका उनको मानना और धार्मिक रूप से उनको अपनाना। और वेदों का कहीं ना कहीं जो जो हमारे वेद हैं वो जो हमारे धर्म को बताते हैं उनका इन्होंने सपोर्ट किया था। उनका उनका ना प्रचार और प्रसार किया था। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ये बात आपने सुनी होगी, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। क्योंकि इन्होंने वेदों को पढ़ने के लिए इन्होंने अपनी बातें रखी थी कि लोगों को वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों की ओर लौटना चाहिए। वेदों में जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं सही है, और वेदों के हिसाब से अगर यदि मनुष्य चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। Due to this spread of idolatry and other superstitious, they have opposed the worship of Hinduism। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है। He was very aggressively opposed to all social evils like caste system, child marriage, widow marriage। और इन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ इन सभी चीज़ों का विरोध किया था। और जो विडो रीमैरिज थी उनको इन्होंने सपोर्ट किया था, कास्ट जाति प्रथा का, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का, विडो मैरिज का। और विमेन एजुकेशन के सपोर्ट में रहे थे हमेशा। और इंटरकास्ट मैरिज और अनटचेबिलिटी का खुलकर इन्होंने विरोध किया था। और इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने कहा था, देखिए इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिज यदि कोई करता है तो वो समाज में बाधा उत्पन्न ना करे। तो ये सभी चीज़ें थी जिनका दयानंद सरस्वती ने विरोध किया था। उसके बाद बात करते हैं हम ज्योतिबा फूले के बारे में। ज्योतिबा फूले वे एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने सर्वप्रथम विमेन एजुकेशन को लेकर सबसे पहला स्टेप उठाया था। इनका जो पहला जो काम था वो विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला ही काम था। इसके बाद इन्होंने देखा था समाज के अंदर किस प्रकार से दलितों का जो शोषण हो रहा है, फिर इन्होंने दलितों के लिए अपनी आवाज़ को उठाया था। हिज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन। महिलाओं के लिए शिक्षा की बात करने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के अंदर। और 1848 में 1848 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सर्वप्रथम भारत के अंदर जो स्कूल खोला गया था, विमेन एजुकेशन के लिए स्कूल जो खोला गया था, वो सर्वप्रथम इनके द्वारा ही खोला गया था। इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई उस स्कूल के अंदर टीचर थी। और इन दोनों ने मिलकर ही महिला शिक्षा को भारत के अंदर बढ़ावा दिया था। और इन्होंने बताया था कि महिला शिक्षा भारतीय समाज के लिए कितनी आवश्यक है।
देखिए दोनों ही जो व्यक्ति थे, ये दोनों ही पर्सनैलिटी जो थी, ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई, ये कपल्स थे और इन दोनों ने मिलकर ही महिला शिक्षा के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था और स्ट्रगल के साथ साथ इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इनकी शिक्षा, महिलाओं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ज्योतिबा फूले वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और ये चाइल्ड मैरिज के काफ़ी खिलाफ थे, ठीक है, बाल्य बाल्य विवाह के जो बालिका विवाह के खिलाफ थे। इसके साथ साथ इन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज को। विडो रीमैरिज एक सोशल इविल्स थी, विडो मैरिज, और विडो रीमैरिज को अलाउ कराया था ब्रिटिश सरकार से इन्होंने, और इसका इन्होंने पुरजोर जो है वो विरोध भी किया था, सपोर्ट किया था, सॉरी, विडो रीमैरिज का इन्होंने पुरजोर सपोर्ट किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द अनटचेबिलिटी द नेम ऑफ दलित, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो छुआछूत से प्रताड़ित जो व्यक्ति थे, जितनी भी जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो जातियाँ थी, जो प्रताड़ित थी, जो विक्टिम थी उस समय समाज की, जितने भी छुआछूत से प्रताड़ित लोग थे, उनको इन्होंने नाम दिया था दलित। दलित नाम इनके द्वारा ही दिया गया था। ही रेज द सत्यशोधक समाज, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का कारण क्या था कि सत्यशोधक समाज के द्वारा उन लोगों को जोड़ा गया था जो दलित समाज से थे और जिनका अपर कास्ट के द्वारा शोषण किया जा रहा था। उन सभी कास्टों को सत्यशोधक समाज के अंदर जो है उनको जोड़ा गया था, एक संगठन बनाया गया था जो इनकी मदद कर रहा था। और ब्राह्मणवाद जिस प्रकार से शोषण कर रहा था दलितों का, उसके विरोध में सत्यशोधक समाज ने काम किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को, टू अपलिफ्टिंग द लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स, और लोअर कास्ट के जो लोग थे उनका उनको समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए, उनका स्तर समाज में सुधारने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे बड़े रिफॉर्मर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों को उनका अधिकार दिलाया, दलितों को राइट्स दिलाया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी समाज के दायरे में रहने के साथ साथ इन्होंने संविधान के तौर पर भी दलितों को उनका अधिकार दिलाने में एक लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइट द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट, यानी इनका जो मेन गोल था, जो इनका मेन लक्ष्य था, जो इनकी मेन लड़ाई थी, वो थी लोअर कास्ट लोगों को उनके अधिकारों को दिलाना, एंड अनटचेबल्स, और जितने भी छुआछूत से प्रभावित प्रताड़ित जो लोग हैं उनको उनके अधिकारों को दिलाना। और जो ये बुराई थी, जो ये जाति प्रथा और जो छुआछूत ये जो बुराई थी, इसकी जड़ों को समाज से उखाड़ फेंकना इनका मेन लक्ष्य था, ये इनका मेन कार्य था। अंडर द सेक्शन 1909 आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये आएगा, ठीक है, of the government of India at that time, Ambedkar demanded separate election for the lower caste and the untouchables। 1909 के दौरान 1919 के दौरान 1919 के दौरान यहाँ पर आएगा 1919 1919 के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी, ये डिमांड की थी कि जो भी अनटचेबल और नीची जाति के लोग हैं इनके लिए सेपरेट इलेक्शन का, यानी अलग से इनके लिए मतदान का जो है वो प्रावधान जो है वो करना चाहिए। 1919 आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, आज इसको करेक्ट कर लेंगे, 1919, ठीक है। तो 1919 के दौरान इसको इस प्रावधान की उन्होंने डिमांड की थी कि जितने भी जो लोअर कास्ट और अनटचेबल्स हैं इनके लिए सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए। ही ऑल्सो डिमांडेड रिजर्वेशन फॉर सच कम्युनिटीज़, और इनके साथ साथ इन्होंने डिमांड की थी कि जितने भी लोअर कास्ट और अनटचेबल्स हैं इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी आरक्षण मिलना चाहिए। सर्वप्रथम आरक्षण की बात को कौन लेकर आए थे? आरक्षण की बात को सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लेकर आए थे, क्योंकि इनको मालूम था कि आरक्षण ही है जो इनको इनका अधिकार लीगली दिला सकता है। तो इसीलिए रिजर्वेशन की आवाज़ किसने उठाई थी? सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाई थी। इसी का जिम्मा इन्होंने उठाया था और इसकी डिमांड इन्होंने गवर्नमेंट से की थी। टू जनरेट सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस, और जितने भी सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी उनको उनका फैलावा करने के लिए, अमंग द अनटचेबल्स, सभी को जागरूक करने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए इन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना इन्होंने की थी। किस लिए? कि जितने भी जो अनटचेबल्स हैं, लोअर कास्ट हैं, वो सभी एकजुट हो जाएं, और एकजुट होने के बाद ही उनकी आवाज़ को जो है वो पहचाना जा सकता है। तो इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया था। फाउंडर थे इसके ये, और इनकी जो स्थापना की थी वो की थी बॉम्बे में सर्वप्रथम।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 और 1950 में भारत के संविधान ने जितने भी बेनिफिट्स थे लोअर कास्ट और अनटचेबल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइबर्स के लिए, रिजर्वेशन का प्रावधान जो है 1950 के अंदर वो है कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? जब 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो गया था। भारत को आज़ाद होने के बाद उसको स्वयं के एक संविधान की जो है आवश्यकता थी। और संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे। ठीक है, सभी ने मिलकर इनको जो इसका जो है निर्माण किया था। तो 1950 के जब 1950 आया तो उस समय जो है 1950 में ही, जब आपको पता होगा, संविधान को जो है लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। और उसी दौरान जब संविधान लागू हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रिजर्वेशन के प्रावधान को लागू कर दिया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबर के लिए। ये डिमांड किसकी थी? सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माण करने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है, सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये, जिसने संविधान का निर्माण किया था। इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जो थे, इनका डेटरमाइंड यानी इनका दृढ़ निश्चय था, इरादा था अनटचेबिलिटी को समाज से उखाड़ फेंकने का, यानी छुआछूत को समाज से उखाड़ फेंकने का इनका दृढ़ इरादा था, दृढ़ इनका निश्चय था। और इनका जो आइडिया था, जो इनका विचार था, वो मानवता के ऊपर आधारित था, यानी इन्होंने मानवता का सपोर्ट किया था। और लॉजिकली इस बात को बताते थे ये कि जो अनटचेबिलिटी है वो किस प्रकार से समाज को घृणित कर रही है या समाज को खराब कर रही है। इन 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन एसोसिएशन का निर्माण किया था। इसलिए किया था कि ऑल इंडिया हरिजन एसोसिएशन का निर्माण जो किया गया था, वो जितनी भी जो नीची जातियां थी उनको इन्होंने नाम दिया था हरिजन। हरिजन नाम सबसे पहले नीची जातियों को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और तभी इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया हरिजन एसोसिएशन, जिसके अंदर जितने भी जो शेड्यूल कास्ट लोग थे उनको एकजुट रखा गया था। उनके लिए अच्छे काम करने के लिए इस एसोसिएशन का निर्माण जो है किया गया था। गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ बिग इंडस्ट्री एंड मशीनाइजेशन। जो गांधी थे वो जितने भी जो बड़े औद्योगिक तबके वाले व्यक्ति थे, ठीक है, बड़े जो उद्योग वाले लोग थे उनका, और मशीनाइजेशन का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था, देखिए जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, औद्योगिकरण जो है, ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर व्यक्ति से उनका रोजगार छीन लेगा और व्यक्तियों का ये शोषण करेगा। ठीक है, मतलब इनका कहना था जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है, जो भी नई नई मशीनें आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक आदमी का शोषण करने के लिए आ रही है। और उस आदमी से जो भी ये नया उद्योग पनप रहा है वो उससे उसका रोजगार छीन लेगा। इनका कहना ये था कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, यानी जो जितने भी जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट जितने भी है, हैंडलूम्स जितने भी है, इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उनके जीवन को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने हेल्प की थी। इसीलिए इनका कहना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है इनका अधिकार दिला सकते हैं यदि हम लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें और इनको हम आगे बढ़ाएं। तो इनका सबसे बड़ा काम यही था कि इंडस्ट्री जो भी औद्योगिकरण जो हो रहा है नया, ठीक है, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। और जितने भी मशीनाइजेशन जो हो रहा था उसका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया था। तो यहाँ पर जो है हमारी इस चैप्टर की कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया का, वो कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, नेक्स्ट यूनिट की। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।